नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल योग्यता एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, इस समय कोरोना वायरस चल रहा है और आप लोग अपने घरों में बंद हैं, अर्थात लॉकडाउन में हैं। तो हम लोग इस लॉकडाउन की स्थिति का सदुपयोग करते हुए अपने स्टडीज़ को जारी रखेंगे। तो इसी संदर्भ में आज से मैं अपने YouTube चैनल योग्यता एकेडमी पर पॉलिटी या राज्य व्यवस्था की क्लासेस चालू कर रहा हूँ। दोस्तों, आज की जो क्लास है वो कोई टॉपिक बेस्ड नहीं है, बल्कि एक इंट्रोडक्टरी क्लास है। इस क्लास में हम लोग पॉलिटी में यूज होने वाले कुछ बेसिक टर्म्स को जानेंगे, जिसका उपयोग हमारी आने वाली क्लासेस में बार बार होगा। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, शुरू से अंत तक हम लोग आज पॉलिटी के कुछ बेसिक्स को जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग पॉलिटी की परिभाषा को जानेंगे। पॉलिटी की डेफिनीशन क्या होती है, इसको जानेंगे। जैसा कि आप लोग की स्क्रीन पर दिख रहा है कि लिखा हुआ है, मानव के राजनीतिक क्रियाकलापों का अध्ययन हम लोग पॉलिटिकल साइंस में करते हैं। जो मानव की राजनीतिक गतिविधियां होती हैं, राजनीतिक क्रियाकलाप होते हैं, उसी का अध्ययन हम लोग पॉलिटिकल साइंस में करते हैं। राजनीतिक क्रियाकलाप क्या होते हैं, तो उसको देखते हैं हम लोग। राजनीतिक क्रियाकलाप का मतलब यहाँ पर जैसे कि चुनाव लड़ना, एक क्या है, राजनीतिक क्रिया है। इसी प्रकार से मतदान करना, राजनीतिक संस्थाओं के बारे में विचार विमर्श करना, अपने अधिकार एवं कर्तव्यों को जानना, नौकरशाही को जानना, ये भी क्या है, एक राजनीतिक क्रियाकलाप है। तो इन सब का जो अध्ययन है हम लोग पॉलिटिकल साइंस में करते हैं। अर्थात राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम लोग मानव के राजनीतिक क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं। तो ये हो गई आपकी एक डेफिनीशन। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो पहला टर्म हम लोग का आता है राज्य या स्टेट। तो दोस्तों, यहाँ पर राज्य का मतलब यूपी, बिहार, पंजाब या महाराष्ट्र से नहीं है, बल्कि यहाँ पर राज्य का मतलब राजनीतिक संरचना से है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से है। यहाँ पे हम लोग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का अध्ययन करेंगे राजनीति में। तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो होता है यह एक अमूर्त संकल्पना है, ये कोई दिखती हुई संरचना नहीं है। पॉलिटिकल साइंस में जो राजनीतिक संरचना होती है वो एक अमूर्त संकल्पना है। इसमें जैसे कि हम लोग की आ जाएगी नौकरशाही। जो नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी है वो हमारी एक राजनीतिक संरचना है, उसको हम लोग यहाँ पर जानेंगे राज्य के अंतर्गत। इसके अलावा चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने वाली जो हमारी संरचना है उसको भी हम लोग यहाँ पर जानेंगे। चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने वाली जो हमारी संरचना है उसको भी हम लोग यहाँ पर जानेंगे। कानून निर्माण प्रक्रिया को जानेंगे। तो ये सब जो चीज़ें हैं आपकी, ये सब क्या हो जाएंगी, राजनीतिक संरचना हो जाएगी। और इसी का अध्ययन हम लोग राज्य के करते हैं पॉलिटिकल साइंस में। तो चलिए अब हम लोग राज्य के बाद देखते हैं अगले टर्म की तरफ। इसका नाम है सरकार या गवर्नमेंट। तो हम लोग गवर्नमेंट को जानते हैं। दोस्तों, हमारा जो सरकार है वो त्रिस्तरीय है, मतलब 3 स्तरों पर है। पहली केंद्र सरकार, दूसरी राज्य सरकारें जो हमारी हैं, और तीसरी हो जाएंगी हमारी स्थानीय सरकारें जो कि आपकी लोकल गवर्नमेंट्स है, जिसमें आपकी ग्राम पंचायत और नगर पंचायतें आती हैं। तो जहाँ पर केंद्र में प्रधानमंत्री रहता है, पीएम रहता है प्रमुख, राज्य में सीएम रहता है, और जो हमारे जो ग्राम पंचायत और नगर पंचायत है उसमें क्रमशः प्रधान और मेयर रहते हैं, मेयर। तो ये 3 त्रिस्तरीय हमारे यहाँ सरकार की व्यवस्था है। तो चलिए अब इसके अंगों के बारे में देखते हैं हम लोग कि सरकार के कितने अंग होते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला विधायिका या लेजिस्लेटिव, दूसरा कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव, और तीसरा न्यायपालिका या जुडिशरी। तो सरकार के 3 अंग हो गए हमारे, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो जो विधायिका होती है आपकी, वो क्या करती है, कानूनों का निर्माण करती है, लॉ बनाती है, विधि निर्माण करती है, कानून निर्माण करती है। तो जो कानून निर्माण करती है विधायिका, और उसको लागू कराने की जिम्मेदारी होती है हमारी कार्यपालिका की। एग्जीक्यूटिव जो है विधायिका के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उसको लागू कराती है, इम्प्लीमेंट कराती है। और यदि
विधायक के द्वारा बनाए गए कानून कार्यपालिका के द्वारा लागू नहीं कराए जाते हैं तो वहाँ पर न्यायपालिका हस्तक्षेप करती है और उस कानून को लागू कराती है। जो कानून जो है कार्यपालिका के द्वारा इम्प्लीमेंट नहीं कराया जाता है उसको न्यायपालिका के द्वारा लागू कराया जाता है। तो चलिए अब हम लोगों ने न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों को जाना। अब हम लोग इसके भी जो अंग हैं उसको भी जानेंगे। तो जहाँ पर विधायिका के आपके 2 अंग हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इसी प्रकार से जो कार्यपालिका है वो भी 2 प्रकार की होती है, अस्थायी कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका। इसी प्रकार से जो हमारी न्यायपालिका होती है इसके भी कई स्तर हैं, उसको हम लोग आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग एक एक अंगों को अच्छे से देखते हैं। दोस्तों पहला खंड है आपका विधायिका। तो विधायिका जिसकी इंग्लिश होती है लेजिस्लेटिव, और इसका प्रमुख कार्य क्या है? कानून निर्माण करना, कानून निर्माण करना। अब इसके भी जो अंग हैं उसको देखेंगे। दोस्तों जो भारत में संसद है, संसद के 2 सदन होते हैं, पहला लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा मिलकर बनती है हमारी भारत की संसद। संसद का निर्माण इन्हीं 2 सदनों के द्वारा होता है। तो दोस्तों संसद के जो पहला सदन है वो है लोकसभा और दूसरा सदन जो है वो उसको बोलते हैं राज्यसभा। लोकसभा जो है उसको हम लोग निचला सदन बोलते हैं और जो राज्यसभा है उसको ऊपरी सदन बोलते हैं। राज्यसभा को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊपरी सदन। इसको निचला सदन और ऊपरी सदन कहने का कारण क्या है इसको देखते हैं। दोस्तों जो राज्यसभा है इसको ऊपरी सदन बोलने का कारण ये है क्योंकि ये कभी भंग नहीं होती है, और दूसरी चीज़ इसके जो सदस्यों का चुनाव होता है उसका चुनाव जो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा ना होकर जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा होता है, जो कि आम जनता की तुलना में ज़्यादा योग्य होते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। तो वो जो चुनाव करते हैं वो इसलिए उसको ऊपरी सदन कहते हैं। इसी प्रकार जबकि लोकसभा है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव सीधे आम जनता के द्वारा होता है, जो कि उसके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की तुलना में कम योग्य होते हैं या कम पढ़े लिखे होते हैं। तो आप यहाँ से कोई भी व्यक्ति जो है अपना आराम से जनता का जो समर्थन लेके बन सकता है, तो इसको निचला सदन कहते हैं। इसी प्रकार हमारा जो कार्यपालिका है वो 2 प्रकार का होता है। पहला होता है अस्थायी कार्यपालिका, दूसरा होता है स्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका क्या होती है और अस्थायी कार्यपालिका क्या होती है इसको देखते हैं। दोस्तों अस्थायी कार्यपालिका जो है वो पॉलिटिकल होती है, मतलब जो चुन के आती है, जो अनस्टेबल होती है। कोई भी सरकार जब तक बहुमत में है तब तक तो वो रहेगी सरकार में, लेकिन जिस दिन बहुमत चला जाएगा, मेजॉरिटी चली जाएगी, वो त्यागपत्र दे देती है सरकार। तो इसलिए जो है इसको हम लोग अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं, जबकि अस्थायी कार्यपालिका जो होती है वो सिविल सेवकों के द्वारा होती है। सिविल सर्वेंट जो होते हैं हमारे, वो होती है अस्थायी कार्यपालिका, और वो कभी भी नष्ट नहीं होती है, कभी भी ख़त्म नहीं होती, इसलिए इसको बोलते हैं अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका जो होती है वो चुन के आती है और जब तक बहुमत रहता है तब तक वो कार्य करती है। बहुमत खो देने के उपरांत जो है वो आपकी भंग हो जाती है, और ये दोनों कार्यपालिकाएं मिलके कार्य करती हैं, अस्थायी और स्थायी कार्यपालिकाएं। तो इसके बारे में हम लोग आने वाली क्लास में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। आप यहाँ पर सिर्फ थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लीजिए, क्योंकि ये हमारे आने वाली क्लास में बार बार यूज होंगी, इसलिए हम लोग उसको देख रहे हैं। इसी प्रकार की जो हमारी न्यायपालिका है, जुडिशरी जो का जो है लोकतंत्र में बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि व्यक्ति जब अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों को नहीं निभा पाता है तो जो है वो न्यायपालिका की शरण लेता है। मान लीजिए किसी ने व्यक्ति का अधिकारों का हनन किया, चाहे वो सरकार हो या कोई व्यक्ति हो, तो व्यक्ति जो है न्यायपालिका की शरण लेता है। इसमें जो है व्यक्ति का जो झगड़ा होता है, व्यक्तियों और व्यक्तियों के बीच में जो झगड़ा होता है उसको देखते हैं, व्यक्ति एवं सरकार के बीच में जो झगड़ा होता है उसको देखते हैं। कभी कभी देखते हैं हम लोग सरकार और सरकार में झगड़ा हो जाता है, जैसे कि कोई कानून है उस पर जो है राज्य सरकार की दूसरा मत है और
केंद्र सरकार का दूसरा मत है, या मान लीजिए एक राज्य का दूसरा मत है, दूसरे राज्य का दूसरा मत है, तो वो विवाद की स्थिति हो जाती है। तो इस विवाद की स्थिति का निपटारा कौन करता है? आपका न्यायपालिका करती है। जैसे कि नदी जल विवाद है, आप देख लीजिए कावेरी जल विवाद, वो 3 से 4 राज्यों के बीच में है। तो जैसे कि कर्नाटका जो ज़्यादा अपना हिस्सा मांग रहा है, इसी प्रकार से तमिलनाडु अपना ज़्यादा हिस्सा मांग रहा है, तो जिसमें आपका विवाद की स्थिति है। तो इस विवाद की स्थिति का निपटारा जो है न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार से व्यक्ति एवं सरकार के बीच में कोई विवाद है, मान लीजिए व्यक्ति का कोई अधिकार है वो छिन गया, मान लीजिए एक संपत्ति का अधिकार है और सरकार ने उसको छीन लिया, तो व्यक्ति जो है न्यायपालिका की शरण लेगा और सरकार के विरुद्ध एक अपील जाहिर कर देगा। तो उस अपील के माध्यम से उसकी सुनवाई होगी और उसको न्याय मिलेगा। इसी प्रकार से व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में कोई विवाद है, मान लीजिए किसी की संपत्ति किसी ने कब्जा कर ली, तो वो क्या करेगा? आपका न्यायपालिका की शरण ले लेगा और अपना एक रिट जारी कर देगा, एक मुकदमा जारी कर देगा और उस व्यक्ति के खिलाफ कि इसने हमारे अधिकारों का हनन किया है। तो ये न्यायपालिका 3 तरह के न्याय करती है। व्यक्ति के बीच में कोई झगड़ा हो उसको देखती है, व्यक्ति एवं सरकार के बीच में कोई झगड़ा होती है वो भी देखती है, और सरकार के बीच में जो झगड़ा है उसको भी न्यायपालिका द्वारा देखा जाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि जो सरकार के अंग होते हैं वो 3 होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन्हीं अंगों का अध्ययन हम लोग भारत के संविधान के अंतर्गत बार बार करेंगे। तो इसलिए आज की क्लास जो हमारी थी वो इंट्रोडक्टरी क्लास थी। इस वीडियो को आप लोग बार बार देखिए क्योंकि एक बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्लास है और हमारे आने वाली क्लासेस में इसका उपयोग बार बार होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप लोग इस क्लास को बार बार देखें ताकि आपकी आने वाली क्लासेस की बेसिक तैयार हो सके और आप लोग अच्छे से समझ सकें। नमस्कार।